have studied refraction of light through spherical surfaces in the previous class. Spherical surface से लाइट का रिफ्रैक्शन जब होता है तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी. This equation you can see on your screen. We get this equation for refraction of light through a spherical surface. Spherical surface एक curved surface है, तो उसके लिए हमने जो इक्वेशन डिराइव की यह है इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. इस इक्वेशन को याद रखना है एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन इन आवर टुडेज डिस्कशन बिकॉज आवर टुडेज डिस्कशन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस. So first of all we'll try to understand what is the meaning of a lens and then why the equation of refraction at spherical surface is being used here. तो लेंस क्या चीज होता है, जैसे हमने प्रिज्म के लिए पढ़ा था, प्रिज्म में हमने पढ़ा था प्रिज्म क्या चीज है. प्रिज्म है एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस. जैसे ये हमने एक प्रिज्म मान लो लिया, तो इसमें जो दो प्लेन सरफेसेस हैं, एक मान लो सरफेस ये 1 और ये सरफेस 2, तो इन दोनों प्लेन सरफेस के बीच में यहाँ पर जो मीडियम है, दिस मीडियम इज ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम. ओके, तो एक बार फिर से बता देते हैं ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम का मतलब क्या है. ट्रांसपेरेंट you already know, through which light can pass, is known as a transparent medium. And what is the meaning of homogeneous? Homogeneous का मतलब है कि ये मीडियम, इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सभी डायरेक्शंस में एक जैसी होनी चाहिए. मतलब प्रिज्म के सपोज सेंटर से या किसी भी पॉइंट से, मान लो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम प्रिज्म के किसी पॉइंट से जाएं, तो इन ऑल डायरेक्शंस द ऑप्टिकल डेंसिटी मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब डायरेक्शंस में सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि डिफरेंट पोजीशंस में प्रिज्म के अंदर डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी हो. सो इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी इज सेम देन वी कॉल इट ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम. तो ये तो है प्रिज्म, और ये जो दो सरफेसेस हैं जिनके बीच में ये जो एंगल है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो अंदर मीडियम है प्लेन सरफेस के बीच में दैट इज नोन एज प्रिज्म. तो ये हुई प्रिज्म के बारे में बात. लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेंस. तो जैसे दो प्लेन सरफेसेस के बीच में बन जाता है एक प्रिज्म, वैसे ही दो स्फेरिकल सरफेसेस, और स्फेरिकल सरफेस जैसे मान लो एक ये हमने ले लिया स्फेरिकल सरफेस और ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस, इन दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के बीच में अगर एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम है, ठीक है, ये दो स्फेरिकल सरफेस हैं, ये सरफेस 1 ये सरफेस 2, और यहाँ अंदर जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम, देन दिस बिकम्स ए लेंस. ये एक लेंस कहलाता है. ठीक है, तो सरफेस का शेप इस तरह का हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी ले सकते हैं. मान लो एक कर्व्ड सरफेस ये है सरफेस 1 और दूसरा सरफेस ये है सरफेस 2, तो यहाँ इन दोनों सरफेस के अंदर ये बीच में जो मीडियम आ रहा है दैट विल बिकम ए लेंस. तो जैसे प्रिज्म के लिए हमने डेफिनेशन याद किया व्हाट इज ए प्रिज्म, तो हमने क्या बोला कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम है जो दो प्लेन सरफेस के बीच में बाउंडेड है. सिमिलरली for lens you will say lens is a transparent homogeneous medium bounded between two curved surfaces. Okay, तो ये तो हुई लेंस की डेफिनेशन. नाउ दो कर्व्ड सरफेसेस से एक लेंस बनता है ये हमें पता चल गया. अब एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं. देखो इस डायग्राम में दो कर्व्ड सरफेसेस हैं और उनके बीच में एक मीडियम बाउंडेड है. जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द लेंस, और यू कैन से ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम. ये है ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम. ठीक है, जहां पे ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. और दो सरफेस कौन से हैं, ये है सरफेस नंबर 1. हमारा कौन सा सरफेस नंबर 1 है, ये इधर है सरफेस 1, और ये वाला जो है ये है सरफेस 2. तो दो सरफेसेस हैं स्फेरिकल सरफेसेस, उनके बीच में है एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम. ठीक है, और ये जो दो सरफेसेस हैं
ये किसी स्फेयर का पार्ट होंगे। तो जैसे सरफेस 1 है, इसका अगर हम स्फेयर कंप्लीट करें, ये देखो जैसे एक स्फेयर कंप्लीट किया, तो ये स्फेयर का जो सेंटर होगा यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मान लो लिख देते हैं C1। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस C1। सिमिलरली अगर जो सेकंड सरफेस है उसके लिए हम स्फेयर बनाए, ये हमने स्फेयर कंप्लीट किया, तो इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है C2। दिस विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। ये C2 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। और इन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, दोनों सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ से कहाँ से, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, ये फर्स्ट सरफेस का पोल है P1। सिमिलरली ये सेकंड सरफेस का पोल P2। तो P1 से C1 तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1। देखो थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो ठीक दिखेगा, ठीक है। P1 से C1, व्हाट इज P1? P1 इज द पोल ऑफ सरफेस 1। P1 से C1 का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1। एंड P2 से जो C2 का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, कौन से पॉइंट्स? C2, P2, P1 और C1, इन सबको ज्वाइन करने वाली ये जो ब्लैक डार्क लाइन दिखाई दे रही है, दिस विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है। ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। यहां तक क्लियर है? और P1 और P2 के बीच में जो पॉइंट होगा यहाँ पर मिड पॉइंट, दिस कैन बी ट्रीटेड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पे C लिखा है डार्क सा, ये है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये तो ही लेंस के बारे में बात। अब लेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सब तुमने छोटे क्लास में पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, और ऐसे भी नाम लिखा होता है बाई कॉनकेव, मतलब जिसके दोनों सरफेस कॉनकेव हों, यानी कि इस तरह के सरफेस अगर हैं, दोनों सरफेस, ये सरफेस 1 ये सरफेस 2, तो ये कहलाता है बाई कॉनकेव लेंस। और अगर ऐसे सरफेस हैं, ये सरफेस 1 और इधर सरफेस 2, तो ये कहलाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। और एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉनकेव, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कॉनकेव हो, तो प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा। एक सरफेस प्लेन हो और एक कर्व्ड हो, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लेंसेज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस पर। देखो, अब ये जो डायग्राम है, ये हमने एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इस पर एक पैरेलल लाइट रेज का बीम अगर आता है, जैसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट इधर से आ रहे हैं, ये देखो, ये पैरेलल लाइट रेज का बीम इधर से आ रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद में एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है सारी रेज, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना। तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि डायरेक्टली लाइट रेज आते हैं और वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं लेंस से पास होने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, लेंस में है दो सरफेसेस। कौन से दो सरफेसेस हैं? देखो, दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, ये सरफेस नंबर 1 और ये इधर सरफेस नंबर 2, दो सरफेस हैं। रिफ्रैक्शन कब होता है? इंपॉर्टेंट बात, रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे किसी रास्ते में जा रही हो और वहां पर मीडियम चेंज हो जाए, ठीक है। मीडियम जब चेंज होता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो जहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर फर्स्ट सरफेस के लेफ्ट से देखें तो लाइट रे जो आ रही थी
वो इस पॉइंट पर जब पहुंचती है, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, सपोज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए पॉइंट पर जब लाइट पहुंचती है तो यहाँ मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे हमने डिस्कशन किया कि दो कर्व सरफेस के बीच में जो मीडियम है, ठीक है, ये वाला, ये जो मीडियम है, ये जो येलो शेडेड है, ये हमारा मीडियम है। ठीक, इधर कोई दूसरा मीडियम होगा, इस तरफ यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम होगा, सपोज दिस इज मीडियम 1, और लेंस के अंदर कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 2, और इस साइड में कोई दूसरा मीडियम है, सपोज मीडियम 3। तो जहां जहां पर मीडियम चेंज होता है वहां वहां पर रिफ्रैक्शन होता है। तो एक लाइट रे जब इधर से आ रही थी लेफ्ट साइड से, ये एक लाइट रे इधर से आ रही थी, ये लाइट रे जब ए पॉइंट पर पहुंचती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ए, फर्स्ट सरफेस के लिए ए है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब ए पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी तो मीडियम चेंज होगा, और मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने से क्या होता है, लाइट रे का पाथ चेंज हो जाता है। तो ये लाइट रे का पाथ ऐसे था, ये ऐसे आ रही थी लाइट रे, तो यहाँ पर देखो ए पॉइंट पर, और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देखो ए पॉइंट पर लाइट रे का पाथ चेंज हो गया। जो डॉटेड ब्लू लाइन थी वो लाइट रे का एक्चुअल पाथ था, ये वाला, ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ था, और लाइट रे डेविएट होकर यहाँ पहुंच गई बी पॉइंट पर। एंड व्हाट इज पॉइंट बी? बी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस 2। बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस 2। यहाँ पर फिर से मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम चेंज होने से क्या होगा, अब लाइट रे जा रही थी इस रास्ते पर, ऐसे जा रही थी ए बी पाथ पे, लेकिन अब लाइट रे का पाथ फिर से चेंज हो गया और लाइट रे इस तरफ आ गई। ठीक है, बिकॉज मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ और लाइट रे का पाथ भी चेंज हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो लेंस में जैसे हमने पढ़ा था छोटे क्लासेस में कि एक बार ही लाइट रे का पाथ हम डेविएट करके दिखाते थे और हमारा काम चल जाता था। जैसे एक डायग्राम बना के दिखाते हैं जल्दी से, देखो यहाँ पर अगर एक डायग्राम देखो, ये रहा, ये 10 क्लास में जो डायग्राम पढ़ते थे वो है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखो जरा जूम करके देखते हैं, इधर से लाइट रे आई, ये एक लाइट रे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सरफेस चेंज हुआ यानी मीडियम चेंज हुआ, और यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ, तो दोनों जगह रिफ्रैक्शन दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाया गया। सिर्फ ये जो बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे लाइट रे का पाथ चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसे लाइट रे जा रही थी और यहाँ पे एक बार पाथ चेंज दिखाया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने 10 क्लास में पढ़ा था वो गलत था, गलत वो नहीं था, बस यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है जिसे बोलते हैं थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। एक्चुअली दो सरफेस है, ये देखो सरफेस 1 सरफेस 2, तो दो बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन एक ही बार दिखाया गया है क्योंकि हमने थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। तो थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी डिस्कशन में आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो गलत ये भी नहीं है, बट ये थिन लेंस के लिए सही है। और अगर थिक लेंस है, कहा नहीं गया है कि थिन लेंस है, तो हमें इस तरह का डायग्राम बनाना होगा जैसा यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, अगर थिक लेंस है और हमें ये कहा नहीं गया है कि लेंस थिन है, तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना होगा, तो फिर उस केस में ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर थिन लेंस है देन दिस वन इज ओके। तो अब हम जो डेरिवेशन करेंगे लेंस से रिफ्रैक्शन के लिए, इसमें भी मेन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने प्रिज्म के लिए पढ़ा था। ठीक है, क्या प्रिज्म के लिए पढ़ा था कि जो स्नेल्स लॉ जिसे हम कहते हैं, यानी sin i by sin r इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वही सेम इक्वेशन जब हम लेंस के लिए निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा लेंस इक्वेशन। जैसे प्रिज्म इक्वेशन था वैसे ही लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन कैसे निकालेंगे यही हमें अभी देखना है। तो दो सरफेस हमारे पास हैं, दो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, तो उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। तो देखो ये हमने यहाँ पर एक थिक लेंस ले लिया। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से समझना, एक थिक लेंस हमने ले लिया। इनफैक्ट ये जो यहाँ डायग्राम बनाया गया था इसी तरह का डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा थिक लेंस है, और डेरिवेशन के लिए डायग्राम सही होना जरूरी है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। ठीक है, और डायग्राम की प्रैक्टिस रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर डायग्राम तुम्हारा सही नहीं है तो सारी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सारी कैलकुलेशन
बार बार रेफर करती है डायग्राम को, कि हम लोग लिखते हैं ना डायग्राम में कि इधर से लाइट रे आ रही है, इधर जा रही है। तो जब तक हम डायग्राम सही नहीं बनाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं होगा। ओके। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। ये है सरफेस नंबर 1, ठीक है, इधर है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है सरफेस 1 और ये है सरफेस 2, ठीक। ये सरफेस 1 का पोल P1 और यहाँ सरफेस 2 का पोल P2। सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर P1 से राइट साइड में होगा। देखो सरफेस 1 के लिए अगर हम सर्कल कंप्लीट करें तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा। ध्यान से समझना, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, ठीक है। किधर आएगा? राइट साइड में। ये हो जाएगा हमारा C1। C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, ठीक। सिमिलरली अगर हम सेकेंड सरफेस के लिए स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर आएगा। इसको हम नाम लिखेंगे C2। ध्यान से समझना इस बात को। C1 क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1 और C2 क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2। तो किस तरफ लोकेशन होगी वो ध्यान रखना है, उसमें गलती करोगे तो फिर गड़बड़ है। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा C1 और सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा C2। ओके। अब मीडियम, कौन सा मीडियम किधर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लेफ्ट साइड में सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है N1 और इधर लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो N2 और लेंस के राइट साइड में सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3, ठीक है। N1 N2 N3 इस तरह से हमने नाम रख लिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के। तो यहाँ तक काम हुआ। अब क्या करेंगे? अब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है ये जो डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, उन डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है देन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कहीं पर, सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया O पर। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे बनाएंगे और लाइट रे जहां पर आएगी फर्स्ट सरफेस पर दैट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो O से हमने एक लाइट रे को लिया, ये लाइट रे हमारी यहाँ आ गई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A पर, ठीक है। ये हो गया A। क्या चीज है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जैसे पहले भी कई बार बताया है लाइट रे के ऊपर एरो बनाना जरूरी है, उसी से पता चलता है कि इंसिडेंट लाइट कौन सी है, रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सी है। तो ये हमने इसके ऊपर एरो बना दिया, ये हमारा लाइट रे का पाथ हो गया, ठीक है। अब ए पॉइंट पे जब लाइट रे पहुंची तो वह मीडियम चेंज हुआ और मीडियम जब भी चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मिलता है और लाइट रे का रिफ्रैक्शन यानी कि पाथ में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हमारे पास ये हैं N1 N2 N3। तो हमें अपनी तरफ से हम अज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अकॉर्डिंगली लाइट रे को हम टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएशन दिखाएंगे, ठीक है। तो लेट N2 इज ग्रेटर देन N1 ऐसा हम मान लेते हैं। तो N2 अगर N1 से बड़ा है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इधर मान लो कि फॉर एग्जांपल इधर एयर है और इधर बीच में ग्लास है, ऐसा हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ए पॉइंट पे टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे को हमें डेविएशन दिखाना है, तो पहले तो ए पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जब नॉर्मल बनाएंगे तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाएंगे उसको। तो ए पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाएं? तो एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को सरफेस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करो तो वो स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट से, तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। यानी कि अगर ए पर नॉर्मल बनाना है तो हम C1 से
ए को ज्वाइन करेंगे। C1 से क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि C1 ही फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल एट पॉइंट ए। तो नॉर्मल बन गया। लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या था? लाइट रे का एक्चुअल पाथ था OA। ये लाइट रे हमारी ऐसे जा रही थी, ये जा रही थी लाइट रे, ठीक है। तो लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल यानी ग्रीन वाली जो लाइन है C1A उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो चलो मोड़ देते हैं, डेविएट हो जाएगी लाइट रे इस तरफ। तो लाइट रे इस तरफ डेविएट हो गई, ठीक है। डेविएट होकर के लाइट रे सेकेंड सरफेस के पॉइंट बी पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब बी पर आने के बाद में फिर से मीडियम चेंज हो गया और मीडियम चेंज होने से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर फिर से मान लेते हैं कि N3 इज लेस देन N2, ठीक है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा ही क्यों मान रहे हैं, ये तुम्हें अभी आगे खुद से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वेट करो, खुद से समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिया। ओके, तो अब बी पॉइंट पर फिर से मीडियम चेंज हुआ, यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे ए से बी की तरफ चलकर कहाँ जाने वाली थी वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। किधर जाने वाली थी लाइट रे? ए बी पाथ पर चलकर लाइट रे ऐसे आने वाली थी, यहाँ कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करने वाली थी ये लाइन यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं I1, ठीक है। I1 क्यों लिखा? कि अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो लाइट रे का एक ही बार रिफ्रैक्शन होता, ए से बी की तरफ जाती लाइट रे और फाइनली इमेज I1 पर बन जाता। लेकिन बी पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, तो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। अब लाइट रे जा रही है रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम में देखो हमने यहाँ लिखा है ना N3 इज लेस देन N2। तो लाइट रे अगर रेयर मीडियम में जा रही है देन ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो अब बी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ पहले, तब तो पता चलेगा कि नॉर्मल से दूर हटेगी तो किधर जाएगी। तो बी पॉइंट पे नॉर्मल वैसे ही बनेगा जैसे ए पॉइंट के लिए बनाया था। कैसे बनाया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दो तो वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे C1A था। उसी तरह से C2A हो जाए, C2B हो जाएगा बी पॉइंट पे नॉर्मल। कैसे बनाएंगे? C2 से B को ज्वाइन कर दो, ये हमने C2 से B को ज्वाइन कर दिया तो ये B पॉइंट पे नॉर्मल बन गया। नॉर्मल हमें दिखाई दे रहा है C2B। नॉर्मल से लाइट रे दूर हटेगी क्योंकि वो जा रही है रेयर मीडियम में। तो नॉर्मल से लाइट रे दूर हटेगी तो फाइनल इमेज हमारा कहाँ बनेगा? जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी। ओके, तो नॉर्मल से हमने लाइट रे को दूर हटा दिया और फाइनली यहाँ पर लाइट रे हमारी आके प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर लेती है। ये लाइट रे का पाथ यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो ये फाइनली यानी सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारा इमेज यहाँ पर बन गया I2 पॉइंट पर, या इसको I ही लिख लेते हैं, ठीक है। I पर हमारा इमेज बन गया। अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखना, इसमें देखो सिर्फ लाइट रे का पाथ ही सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। जो रेड वाली जो सॉलिड लाइन है देखो कहां से स्टार्ट हुई? O से, यानी कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन से टुवर्ड्स पॉइंट A विच इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर A पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। B पॉइंट पे लाइट रे आ गई, इसको भी सॉलिड लाइन से दिखाया गया। फिर एट पॉइंट B अगेन मीडियम इज चेंजिंग, देन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो B से I की तरफ जो लाइट रे आई है दैट विल बी आवर फाइनल इमेज। एंड व्हाट इज I1? I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, ठीक है। I1 हमारा प्राइमरी इमेज है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नाउ कैलकुलेशन पार्ट अब हम करेंगे। डायग्राम को अच्छे से समझना है, इसको प्रैक्टिस करना ठीक से। अब देखो कैलकुलेशन इसका इजी है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस 1 पर और सरफेस 2 पर। तो पहले हम सरफेस 1 के लिए इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, एक बार उसको रिवीजन के लिए लिख लिया जाए। तो हमारा इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी हम किसी सरफेस के लिए नहीं लिख रहे हैं, 1 और 2 सरफेस के लिए नहीं, जनरल जो हमारा इक्वेशन आया था वो क्या था? इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ये था, N2 by V minus N1 by U इक्वल टू N2 minus N1 by R।
R क्या चीज है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हम दोनों सरफेस के लिए, सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए एक एक करके इस इक्वेशन को लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या आता है। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस क्या आएगा जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट सरफेस के लेफ्ट साइड में यानी जिधर से लाइट रे आ रही है उधर जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1 और राइट साइड में यानी जो सेकंड मीडियम है सरफेस 1 के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। और v और u की वैल्यूज क्या है? देखो इस इक्वेशन में हमें v और u की वैल्यूज लिखनी होती हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू लिखनी होती है। तो डायग्राम को देखें, v क्या चीज है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस क्या हैं? जरा डायग्राम में देखो। P1O, P1O ये क्या चीज है? ये फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर U की जगह आ जाएगा P1O और V की जगह क्या आएगा? फर्स्ट सरफेस ने इमेज कहाँ बनाया? जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट सरफेस ने इमेज यहाँ पर बनाया था, ये I1 पोजीशन पर बनाया था। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जब हम इमेज की डिस्टेंस लिखेंगे तो वो होगी P1 I1। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दिखाई दे ही रहा है फर्स्ट सरफेस के लिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है P1 C2। नहीं, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 नहीं है, C1 है। तो ये जो है इस तरफ हमें आना है, P1 से C1 की तरफ, यानी फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो ये है P1 C1। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस। तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। N2 by V, N2 by V, V क्या चीज था? देखो फिर से डायग्राम, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज की पोजीशन यानी कि P1 I1, P1 I1 माइनस N1 by U। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर था? वो O पोजीशन पर था, तो पोल से डिस्टेंस हमने देखा P1 O हो गया, इक्वल टू N2 माइनस N1। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस वो क्या हो जाएगा? P1 C1। ये हुई इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस। ओके, सिमिलरली हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस। फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए अब जरा ध्यान से देखना। अब तुम्हें समझ आएगा कि हमने इस साइड में सेकंड सरफेस के राइट साइड में N3 मीडियम क्यों लिया था। N3 मीडियम हमने लिया था कंफ्यूजन से बचने के लिए। जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में लेंस के बोथ साइड में सेम मीडियम रहता है। जैसे कि लेंस है ग्लास का और उसको एयर में रखा, तो ऐसे बीच में लेंस रहेगा, ये हमारा लेंस हो जाएगा, इधर एयर और बीच में ग्लास। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक साइड में एयर हो सकता है, दूसरे साइड में वाटर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ग्लास का लेंस है और उसको हम किसी तरह से पानी के सरफेस पे फ्लोट करा दें। ठीक है, तो अपर साइड में तो एयर है, फिर ग्लास का लेंस है और फिर उसके नीचे वाटर है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि लेंस के बोथ साइड में सेम मीडियम ना हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम मीडियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे वही जनरल वाला केस ले लिया है कि लेंस के एक साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वाला मीडियम है ये, और लेंस का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इधर N3 है। ठीक है, तो हमने जनरल केस ले लिया। और इससे एक फायदा भी है, इससे ये फायदा है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो कंफ्यूजन का चांस कम रहेगा। ठीक है, अब सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन कैसे लिखें जरा ध्यान से देखना। सेकंड सरफेस के लिए जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, ठीक है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जरा ध्यान से देखो, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है सेकंड सरफेस के लिए, इंसिडेंट लाइट रे जिधर से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। क्लियर? तो हमारी ये जो इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन, ये थी जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है हमारी। तो देखो N2 का मतलब है वो मीडियम जिसमें लाइट रे जाने वाली है,
N1 का मतलब है वो मीडियम जिससे लाइट आ रही है, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड सरफेस के लिए देखो, वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही है दैट इज N3, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है दैट इज N2। तो जब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो इसमें सेकंड सरफेस के लिए जहां पर N2 है वहां पर लिखेंगे N3, और जहां पर N1 है वहां पर लिखेंगे N2, क्लियर। तो सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन लिखनी है, जरा इस बात को याद रखना जो भी डिस्कशन किया है। सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, N2 की जगह पे लिखेंगे N3, क्योंकि लाइट रे हमारी N3 वाले मीडियम में जा रही है, और N1 जहां था वहां पे लिखेंगे N2, ठीक है। एक बात ये इंपॉर्टेंट समझ लो, इधर साइड में भी लिख देते हैं N3 माइनस N2, ओके। अब देखो, अब यहां पर हमें लिखना होता है पोजीशन ऑफ इमेज। तो फर्स्ट सरफेस ने पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनाया था, I1 पर, लेकिन सेकंड सरफेस ने इमेज कहां बनाया, जरा देखो डायग्राम पे आ जाते हैं फिर से। सेकंड सरफेस ने इमेज कहां बनाया था, अब ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ कंजेशन हो गया है, ये सबको हटा देते हैं, फर्स्ट सरफेस वाला जो इंफॉर्मेशन था। सेकंड सरफेस ने इमेज कहां बनाया, इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड सरफेस। देखो फाइनल इमेज जो बना है वो सेकंड सरफेस ने बनाया है। तो फाइनल इमेज बना है हमारा इस पॉइंट पे, आई पे बना हुआ है, ये हमारा फाइनल इमेज बना है। तो सेकंड सरफेस ने जो इमेज बनाया वो आई पे बनाया है, यानी सेकंड सरफेस के लिए जो इमेज की डिस्टेंस है वो ये है, ये वाली P2 से लेकर I तक, ये हमारी इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड सरफेस की डिस्टेंस है। क्या चीज है, P2I, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P2I, और यहां लिखना होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अब जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए अच्छे से समझना। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, फर्स्ट सरफेस के लिए तो ऑब्जेक्ट आराम से हमें दिखाई दे गया कहां पर था, फर्स्ट सरफेस के लिए तो ऑब्जेक्ट ये था, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई P1। बट सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, तो ध्यान से देखो, सेकंड सरफेस पर जो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, वो कौन सी है। देखो सेकंड सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा हमारा B, इस पर जो लाइट रे आ रही है वो किधर से आ रही है, ये AB पाथ से लाइट रे आ रही है। ये जो AB पाथ दिखाई दे रहा है, ये जिसपे अभी हम डार्क पर्पल लाइन बना रहे हैं, ये AB पाथ से लाइट रे आ रही है। अब देखो AB पाथ को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो इधर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी लेंगे। तो तुमने 10 क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, चलो वर्चुअल इमेज के बारे में बात कर लो, जो कि तुम जानते हो। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि लाइट रेज एक्चुअली मीट करते नहीं है, मीट करते हुए अपीयर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि लाइट रे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही है जो एक्चुअली है नहीं, बट वहां से वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसा हम उसको ट्रीट करते हैं। तो अगर AB लाइन को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बट अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें AB लाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये I1 पॉइंट पे आके ज्वाइन करती है, यानी कि जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाया था I1, that will act as the virtual object for surface 2. Very important point. I1, that is image formed by the first surface, will be acting as a virtual object for surface 2. मतलब ये जो P2I1 डिस्टेंस है, यही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो P2I1 ये जो डिस्टेंस है, यही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे लिखेंगे P2I1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ हमें लिखना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये C2 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यहाँ पर है पोल। तो पोल से C2 की जो डिस्टेंस है यानी P2C2, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड सरफेस। तो यहाँ आ जाएगा P2C2, ठीक है। ये हो गया P2C2, ये सेकंड सरफेस के लिए हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैक्सिमम काम हो चुका है, अब इजी वाला पार्ट बचा है,
ठीक है। तो अभी इजी वाला पार्ट क्या है, ये हमने जो इक्वेशंस लिखी हैं ये थिक लेंस को कंसिडर करके लिखी है। तो जब भी हमारे पास थिक लेंस होगा हमें दोनों सरफेस के लिए सेपरेटली रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ेगा, बट हमारे सिलेबस में हमें डिराइव करना है थिन लेंस इक्वेशन। थिन लेंस के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। तो थिन लेंस होने से ये जो हमारा डायग्राम है इसमें क्या चेंजेस आएंगे जरा ध्यान से देखो। अगर लेंस थिन होता तो क्या होता, पहले यहाँ से थोड़ा कंजेशन कम किया जाए, बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल जमा हो गया। सी, अगर थिन लेंस होता तो क्या चेंज होता, देखो थिन लेंस का मतलब है कि ये जो P1 और P2 के बीच में गैप है, ये वाला गैप P1 P2 के बीच जो गैप है ये गैप कम हो जाएगा। अगर थिन लेंस होता तो ये P1 और P2 दोनों पास पास आ जाते, ठीक है। और इनके पास आने से मान लो P1 P2 अगर थिन लेंस हमने बनाया, सपोज ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा थिन लेंस है, थिन लेंस बनाने से P1 यहाँ आ जाएगा, P2 यहाँ आ जाएगा। तो फिर अगर P1 और P2 पास आ गए तो हम इन दोनों के मिड पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट मान सकते हैं। देखो अगर फिर से समझो बात को, अगर P1 ये है और P2 ये है और ये दोनों बहुत पास पास हैं, तो इनका जो मिड पॉइंट है उसको हम P1 भी मान सकते हैं और उसी को P2 भी मान सकते हैं, ठीक है। और P1 P2 के पास पास आने का मतलब है कि जो दूसरी डिस्टेंसेस थी P1 C1 एंड P1 O और ये जो डिस्टेंसेस है इनके कंपैरिजन में P1 P2 बहुत पास अगर हो तो हम लेंस को थिन लेंस के जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक। तो अब इसका मतलब है कि अगर थिन लेंस होता तो P1 P2 एक दूसरे से काफी क्लोज होते और क्लोज होने की वजह से हम जो डिस्टेंसेस है वो P1 P2 से मेजर करने के बजाय एक कॉमन पॉइंट से मेजर कर सकते थे, ठीक है। तो वो कॉमन पॉइंट जो P1 P2 के बीच में होगा इन दोनों के मिड में, उसका हम एक नाम लिख देते हैं, इस पॉइंट को लिख देते हैं C। ये वाला पॉइंट कौन सा, P1 और P2 का जो मिड पॉइंट है C। और इसी को जैसे हमने डिस्कशन के शुरू में कहा था, डिस्कशन के शुरू में ये जो यहाँ पे C लिखा है मोटा सा, इसको हमने क्या बोला था, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वो वाला नहीं जहाँ चश्मे बनते हैं, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C वो कहाँ पर है, P1 और P2 यानी दोनों सरफेस के पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है P1 P2 उसका मिड पॉइंट है C। मतलब अगर थिन लेंस है तो P1O की बजाय हम CO लिख सकते हैं, P1 C1 की बजाय C1 लिख सकते हैं, P2 C2 की बजाय C2 लिख सकते हैं, P2 I1 के बजाय I1 लिख सकते हैं, यानी P1 P2 कैन बी रिप्लेस्ड विद C। तो ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं इनमें जहां जहां भी P1 और P2 लिखा है वहां पर हम C लिख सकते हैं, because C is approximately same as P1 and P2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, if the lens is thin, अगर ये लेंस एक थिन लेंस है, then what happens, P1 and P2 coincide, दोनों coincide करते हैं, ठीक है। therefore इक्वेशन 1 जो हमारी थी उससे क्या हमें मिल जाएगा, N2 by CI1, ठीक है। P1 P2 दोनों कोइंसाइड किए तो हम P1 और P2 को C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा CI1 माइनस N1 by CO, P1 की जगह पे भी C लिख सकते हैं, इक्वल टू N2 माइनस N1 और यहाँ पर था P1 C1 तो हो जाएगा C1, इक्वेशन 3। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जहां P2 है वहां पे C लिखना है, तो क्या मिल जाएगा, N3 बाय CI माइनस N2 बाय CI1 इक्वल टू N3 माइनस N2 बाय C2। ये थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 अगर हम कर दें तो ध्यान से देखो क्या होता है। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, देखो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसको होना भी चाहिए था। अगर तुमने डेरिवेशन किया और ये
CI1 वाला टर्म अगर कैंसिल नहीं हुआ, ये CI1, यहाँ पर भी CI1 है, अगर ये टर्म कैंसिल नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा डेरिवेशन गलत है, ऊपर कहीं पे गलती हो गई। तो ये एक पहचान भी है टेस्टिंग का कि हमारा डेरिवेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। CI1 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि जो CI1 है दैट वाज द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी इमेज, और यू कैन से रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बना था वो है CI1 का डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब हम थिन लेंस की बात कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी इमेज की बात करने की जरूरत नहीं है। थिन लेंस में हम एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखा करके अपना काम चला सकते हैं। तो इसीलिए CI1 वाला टर्म कैंसिल होना ही चाहिए, बिकॉज वो प्राइमरी इमेज की पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को जब ऐड कर दोगे तो हमें मिलेगा क्या, N3 by Ci minus N1 by Co equal to N2 minus N1 divided by CC1 plus N3 minus N2 by CC2। ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पर हम और एक काम करेंगे तो हमारी इक्वेशन और इजी हो जाएगी। वो हम काम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम था। सेम मीडियम मतलब देखो, फिर से डायग्राम को देखो, यानी लेंस के इस तरफ लेफ्ट साइड में N1 था और हमने इस साइड में लिया था N3। तो मान लो कि दोनों साइड सेम मीडियम अगर था, लेंस को हमने एयर में रखा या वाटर में रखा, then what happens, N3 will become equal to N1। वो नोइंगली हमने N3 लिया था, कुछ बुक्स में वहां पे भी तुम्हें N1 लिखा मिलेगा, तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर हम N3 ले लेते हैं तो हमें रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस लिखना इजी रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए हमने N3 लिया। अब हम लास्ट में N3 को इक्वल टू N1 कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, लेट द मीडियम on both sides of the lens is same। मान लो कि सेम मीडियम है, that is N3 is equal to N1। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई थी इसका कुछ नाम लिख देते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 में N3 और N1 को इक्वल कर दो तो और इजी हो जाएगा। तो N1 by Ci minus N1 by Co equal to N2 minus N1 by CC1 प्लस इधर हमने N3 को N1 कर दिया, N1 minus N2 by CC2। ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन के राइट साइड में देखो, राइट साइड में इस तरफ ये टर्म को देखो और ये टर्म को देखो। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमें N2 minus N1 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा N1 by Ci minus N1 by Co equal to N2 minus N1 by CC1 प्लस यहाँ पे हमने एक माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, N2 minus N1 by CC2। अब हमारा काम अप्रोक्सीमेटली खत्म है। अब लास्ट चीज बाकी है, तो वो लास्ट चीज क्या है, Ci, Co, CC1, CC2, इनका खाली नाम चेंज कर देना है, ठीक है। तो नाम कैसे चेंज करना है जरा ध्यान से समझो। Ci क्या चीज था, C था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और I क्या चीज था, I था पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज को हम जनरली, जो हमारा ट्रेडिशन चला रहा है 10 क्लास से, तो Ci को लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि V, Co है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि U, और CC1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस दैट इज R1, और CC2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस दैट इज R2। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिल जाएगा फिर, N1 by V minus N1 by U इक्वल टू N2 minus N1। N2 minus N1 को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों ही जगह पे है N2 minus N1। तो फिर क्या बचेगा, 1 by R1 minus 1 by R2। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। लेकिन ये इक्वेशन वैसी नहीं दिख रही जैसी तुमने
लेंस इक्वेशन पढ़ी थी 10 क्लास में। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।